हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में जो फाइनेंस एंड बोरोइंग्स के विषय में प्रावधान है वो उसको पढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे फंड्स इकट्ठा करेंगी अपने खर्चे के लिए और कैसे बोरो करेंगी, उधार लेंगी, उसके विषय में प्रावधान दिया गया है। तो ये भारत के संविधान के पार्ट 12 में दिया है। ठीक है, इसके लिए पार्ट 12 में दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड 2 उसमें दिया है और आर्टिकल्स हैं 264 से लेके 293 तक। तो चैप्टर 1 का पहले फाइनेंस वाला पोर्शन है, अब चैप्टर 2 बोरोइंग वाला पोर्शन है। तो हम लोग पहले फाइनेंस वाला पोर्शन देख लेते हैं। जैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, तो कोई फेडरल सिस्टम मतलब गवर्नेंस की पावर डिवाइडेड है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर्स हैं, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो तभी प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है जब उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफी पर्याप्त मात्रा में उनके पास उपलब्ध हो। बिना फाइनेंशियल रिसोर्सेज के वो कैसे फंक्शन कर सकते हैं, और जो भी संविधान में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं वो तभी वो पूरा कर पाएंगे जब वो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, कानून बनाने की अथॉरिटी है, इसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है। तो इसीलिए जो भारत के संविधान में दिया हुआ है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे इकट्ठा होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैसे इकट्ठा होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के कैसे इकट्ठा होंगे, वो पूरा स्कीम दिया हुआ है। और वो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, उसमें दिया हुआ था, उसी पे आधारित है ये स्कीम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेबोरेट प्रोविजंस हैं किस चीज के लिए, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कैसे बंटवारा होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और जो ग्रांट दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को वो कैसे होंगे, कैसे दिए जाएंगे, और बोरोइंग पावर्स दोनों गवर्नमेंट्स कैसे कैसे उधार लेंगी, बोरो करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 265 से। आर्टिकल 265 बहुत छोटा सा है। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून के बिना कोई टैक्स कलेक्शन नहीं किया जाएगा। पहले पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उसके बाद टैक्स, उस कानून के तहत टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके ये कह दिया जाए कि आज से ये टैक्स देना है पब्लिक को या किसी को भी, वो नहीं चलेगा। पहले कानून बनेगा, पार्लियामेंट पास करेगी या स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी, तभी उसके बाद उसको वो टैक्स वसूला जा सकता है पब्लिक से। ठीक है, वो कानून देखिए, किसी अगर भारत के संविधान में कोई प्रावधान दिया है उसके अगेंस्ट वो कानून नहीं होना चाहिए। उस कानून के प्रावधान के अंतर्गत ही वो कानून होना चाहिए। इसीलिए, और हमने ये डिस्कस किया कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके टैक्स नहीं वसूला जा सकता है। ठीक है, न टैक्स लगाया जा सकता है न वसूला जा सकता है। लेवी का मतलब लगाना। लेवी मीन्स डिमांड एन अमाउंट ऑफ मनी, एक अमाउंट ऑफ मनी को डिमांड करना। ठीक है, पब्लिक से, जैसे कि टैक्स डिमांड करना, मांगना पब्लिक से, चाहे पब्लिक से चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी से भी, केवल पब्लिक नहीं। अच्छा, टैक्स और फीस में क्या अंतर होता है? देखिए, ये जो प्रतिबंध है ना कि केवल कानून बना करके ही टैक्स लगाया जा सकता है, ये केवल टैक्स के विषय में है। कोई फीस होगी तो उसके विषय में ये नहीं है। फीस कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी वसूला जा सकता है, उसके लिए कानून होना जरूरी नहीं है। कानून है तो ठीक है, नहीं है तो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके वसूला जा सकता है। तो लेकिन टैक्स तो केवल और केवल उसी से वसूला जाएगा, केवल कानून बना के वसूला जाता है। टैक्स होता क्या है? टैक्स इज कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी बाय पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक पर्पसेस। एक कंपल्सरी रूप से कुछ पैसा लिया जाता है पब्लिक अथॉरिटी यूज करके, सरकार द्वारा पब्लिक अथॉरिटी यूज करके पब्लिक से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपल्सरी तरीके से वसूला जाता है टैक्स, पब्लिक के कामकाज के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए। ठीक है, और ये कानून द्वारा इन्फोर्स किया जाता है कि देना ही होगा है? इसके बदले कोई डायरेक्ट सर्विस गवर्नमेंट नहीं देती कि हमने आपसे टैक्स लिया है तो इसके बदले में आपको ये सर्विस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई सर्विस ना दे, जो भी होगा सर्विस होगा भी तो कॉमन सर्विस हो गई। ठीक है,
लेकिन कोई डायरेक्ट सर्विस उसके बदले में आपसे टैक्स लिया गया है तो उसके बदले में ये सर्विस दी जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कॉमन बर्डन है, ये एक कॉमन बर्डन है पब्लिक के ऊपर। और जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है उसको जो कॉमन बेनिफिट्स है उसमें भले हिस्सा मिले। आर्मी लगी हुई है देश की सुरक्षा के लिए, पुलिस लगी हुई है समाज की सुरक्षा के लिए, और तमाम सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट दे रही है, तो उसमें कॉमन बेनिफिट उसको मिल सकता है। लेकिन वो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें टैक्स दिया तो इसके बदले हमको ये सर्विस दी जाए। कोई डायरेक्ट सर्विस टैक्स के बदले नहीं दी जाती। लेकिन फीस में क्या होता है, फीस इज अ पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। जो सर्विस गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है उसके बदले फीस लेती है गवर्नमेंट। चाहे सर्विस दे रही है, चाहे कुछ बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, या कुछ प्रिविलेजेस दे रही है, उसके बदले कुछ पैसे ले रही है, तो वो फीस होता है। कुछ दिया कुछ लिया, ठीक है, क्विड प्रो क्यो, इसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। ठीक है, फीस में क्विड प्रो क्यो होता है, टैक्स में क्विड प्रो क्यो नहीं होता कि हम ये दे रहे हैं तो हम इसके बदले टैक्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। फीस में हम कुछ दे रहे हैं, कुछ सर्विस दे रहे हैं, कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, कुछ प्रिविलेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है मतलब, तो उसके बदले फीस ले रही है। तो ये जो बेनिफिट मिल रहा है, जो व्यक्ति फीस दे रहा है, इसको ये डायरेक्ट बेनिफिट भी हो सकता है या जनरल बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 265 ये प्रोहिबिट नहीं करता कि एक चीज पे 2 बार टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो 2 बार टैक्स लगाने की भी लेजिस्लेचर के पास पावर है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो। डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ, जो इम्पोज करना और कलेक्ट करना है टैक्स का, तो उसके लिए एक लॉ की जरूरत होगी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होगा। और टैक्स होता क्या है, कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी फॉर कॉमन पर्पस। लेकिन फीस में थोड़ा सा अलग है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी वसूला जा सकता है, और ये फीस होती है सर्विसेज का पेमेंट। अब कुछ फंड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के, उसको देख लेते हैं आर्टिकल 266 में। कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स, आर्टिकल 266। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स। हर स्टेट के पास अपना कंसोलिडेटेड फंड है, अपना पब्लिक अकाउंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना कंसोलिडेटेड फंड है, अपना पब्लिक अकाउंट है, ठीक है। फीचर्स अब मोर और लेस एक ही हैं, तो इसको एक साथ ही पढ़ेंगे। देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट है, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव करती है और जितना भी खर्चा करती है वो सब इसी कंसोलिडेटेड फंड से करती है। जितना भी रेवेन्यू टैक्स वैक्स आता है वो सब गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है और वहीं से खर्च किया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हैं वो पब्लिक अकाउंट्स में जाते हैं, ठीक है, वो अभी देखेंगे हम लोग। देखिए जो अपना सालाना बजट आता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं। तो जो गवर्नमेंट का जितने भी खर्चे होते हैं वो मोस्टली कंसोलिडेटेड फंड से ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल खर्चे हैं जो कि कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट से हो जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड है। तो इसी तरीके से जितने भी रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आता है वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करने के लिए कुछ पैसे निकालने हैं अगर, तो बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के लिए ये पैसे नहीं निकाले जा सकते। उसके लिए पार्लियामेंट को एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करती है, ठीक है। वो अप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाएगा तो उस अप्रोप्रिएशन बिल में जो प्रावधान दिए होंगे उसके तहत वो पैसे निकाले जाएंगे। अब किस पर्पस के लिए पैसे निकाले जाएंगे? देखिए, जो अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, मनी कैन बी विथड्रॉन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली इन अकॉर्डिंग विद द लॉ पास बाय फॉर दिस पर्पस। जो अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा उसके हिसाब से ही पैसे निकाले जाएंगे और किसी तरीके से नहीं निकाले जाएंगे।
जो भी पर्पस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में पैसे निकालने के लिए, ये कंसोलिडेटेड फंड से उसी पर्पस के लिए निकाले जाएंगे। जिस तरीके से निकालने के लिए कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरीके से निकाले जाएंगे। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या मनी आता है, रिसीट होता है? जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है, चाहे टैक्स का रेवेन्यू चाहे नॉन टैक्स का रेवेन्यू, वो सब इसमें आता है। जो गवर्नमेंट लोन उठाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन उठाती है बाहर से या कहीं से और से, वो लोन सब इसी में आते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले किसी को लोन दे रखा था, उसका उस व्यक्ति ने रिपेमेंट किया, उस संस्था ने, उस देश ने रिपेमेंट किया, तो जो रिपेमेंट आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के 5 पार्ट होते हैं। ठीक है। पहला रेवेन्यू अकाउंट, इसमें रिसीट्स, रेवेन्यू अकाउंट रिसीट्स। दूसरा रेवेन्यू अकाउंट डिसबर्समेंट्स, जो पेमेंट किए जाएंगे। उसी तरह कैपिटल अकाउंट रिसीट्स, कैपिटल अकाउंट डिसबर्समेंट्स। और इसके अलावा संविधान में तमाम जगह दिया गया है कि फला फला खर्चे, गवर्नर की सैलरी, चीफ जस्टिस की सैलरी वगैरह और तमाम खर्चे चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड होते हैं। उस पर वोटिंग भी नहीं होती है पार्लियामेंट में, तो वो डिसबर्समेंट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है। इसी तरीके से हर स्टेट के पास अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट बोलते हैं। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसे आते हैं, खर्च होते हैं, उसी तरह स्टेट के पैसे आते हैं, खर्च होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट। ठीक है। तो कौन कौन से पैसे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आके क्रेडिट होते हैं? जो भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वसूल किया जाएगा, अदर देन दोज क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी पैसा आएगा वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आएगा। देखिए, जनरली जो गवर्नमेंट पैसे रखती है इन अ ट्रस्ट, इन अ ट्रस्ट मतलब लोग पब्लिक से लिया पैसा उसको वापस करना है पब्लिक को, वो तमाम स्कीम्स के तहत, तो वो वाला पैसा इसमें जनरली आता है। जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा, स्मॉल सेविंग कलेक्शंस, इनकम ऑफ गवर्नमेंट सेट अपार्ट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। कुछ पैसा गवर्नमेंट ने अलग रखा हुआ है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है। जैसे पर्पस क्या हो सकता है? रोड डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, रिजर्व स्पेशल फंड्स एक्सेट्रा। ठीक है। ये सब पब्लिक अकाउंट में रखे होते हैं, क्रेडिट होते हैं। देखिए, ये जो पैसा पब्लिक अकाउंट में आता है ना, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता है। ये फाइनली जो जिस पर्सन ने या अथॉरिटी ने इस पैसे को दिया है उसको वापस करना होता है। ठीक है। इसके लिए देखिए, इसमें से खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई अप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो 5 मेजर हेड ऑफ अकाउंट है पब्लिक अकाउंट में, वो क्या है? पहला हेड है, इन हेड्स में पैसा आता है। ठीक है। तो पहला है स्मॉल सेविंग्स प्रोविडेंट फंड एंड अदर अकाउंट्स, दूसरा है रिजर्व फंड्स, तीसरा है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, चौथा है सस्पेंस एंड मिसलेनियस, और 5वां है रेमिटेंसेस। ये तो हो गया पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसी तरह का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स में। अब आ जाते हैं कंटिजेंसी फंड, आर्टिकल 267। ठीक है। आर्टिकल 267 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाए। ठीक है। इसमें ये जो कंटिजेंसी फंड होती है, ये एक इंटरेस्ट के तौर पे होती है, छुटपुट खर्चों के लिए पैसे आए और खर्च किए गए, पैसे लिए गए, खर्च किए गए। समय समय पे गवर्नमेंट इसमें कुछ पैसे डालती रहती है, जो भी कानून बनाती है उसके तहत, उस कानून के तहत इसमें पैसे डालती है, और ये फंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्पोजल पे होता है। ठीक है। वो इसमें से एडवांस देते हैं। किस लिए एडवांस देते हैं? अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए। जो खर्चे पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव नहीं किए गए हैं, वो खर्चे करने हैं, वो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर है, वो बाद में वो उसको अप्रूवल लिया जाएगा पार्लियामेंट का, तो फिर कंटिजेंसी फंड में से प्रेसिडेंट एडवांस दे देंगे ताकि वो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मीट आउट किया जाए। जैसे कोरोना आ गया तो उसके लिए कुछ खर्च करना था, तो कंटिजेंसी फंड से ही पैसा एडवांस होगा।
सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर तरीके से कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट्स होता है। ठीक है, फंड्स को देख लेते हैं एक बार। अलग अलग फंड है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266(1), कौन कौन से पैसे आते हैं? जो रेवेन्यू आता है वो, जो लोन उठाती है गवर्नमेंट वो, और जो लोन कहीं दिया था उसका रिपेमेंट आया वो। इससे विड्रॉल के लिए गवर्नमेंट को अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट की। और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया आर्टिकल 262, जो भी ये वाले जो पैसे आए, इसके अलावा जो पैसे आते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स में आते हैं, और पार्लियामेंट की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है खर्च करने के लिए। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, ये इंटरेस्ट के तौर पे होता है, छुटपुट खर्चों के लिए प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है, और अनफोर्सीन खर्चों के मीट करने के लिए होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो देखिए रेवेन्यू दो तरीके के होते हैं मेनली, एक तो टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो टैक्सेस लगा के रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो टैक्स रेवेन्यू हो गया, और अन्य रेवेन्यू जो होते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो देखिए 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें दी हुई हैं, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में तमाम टैक्स के आइटम्स भी हैं, दूसरे मैटर्स भी हैं, लेकिन टैक्स के आइटम्स भी हैं, तो उसके संबंध में यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लेवी करेगी। स्टेट लिस्ट में भी टैक्स के आइटम्स हैं, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेवी करेगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्स का आइटम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट को देख लेते हैं। देखिए जो जितने भी टैक्सेस मेंशन्ड हैं यूनियन लिस्ट में, वो उसमें मोस्टली सब यूनियन गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं एक्सक्लूसिवली। ये है कस्टम्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स है, और फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स इन यूनियन लिस्ट है। ये सब यूनियन गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। देखिए हालांकि ये जो यूनियन लिस्ट के टैक्सेस हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ टैक्सेस ऐसे हैं कि जो होली या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं अलग अलग तरीकों से। इसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 268 में, ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, वो टैक्स लगा रही है, टैक्स इंपोज कर रही है, लेकिन टैक्स का कलेक्शन करना और उस टैक्स का जो पैसा आया उसको खर्च करना वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? स्टैम्प ड्यूटी, किस चीज पे स्टैम्प ड्यूटी? ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉक्सीज एंड रिसीट्स। इन सब पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी ये यूनियन लिस्ट पे है। ठीक है, लेकिन कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, लेकिन इसका कलेक्शन करना और उसको पैसे को यूज करना, खर्च करना स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी में ये कलेक्शन करना और खर्च करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी, क्योंकि वहां कोई अलग से गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, और स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और खर्च करेगी। अच्छा, ये वाला जो है टैक्स, इवन दो पार्लियामेंट के अथॉरिटी से लेवी किया जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है, लेकिन इसका जो पैसा कलेक्शन होना है वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट्स को दे दिया गया है कि वो स्टेट्स इसको कलेक्ट करें और खर्च कर लें। ठीक है, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट्स, आर्टिकल 269। ठीक है, तो लेवी किया जा रहा है, मतलब कानून भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, पार्लियामेंट बना रही है, और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। पिछली बार आपने देखा था कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, यहाँ पे कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कलेक्ट करके दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो खर्च करे। ठीक है, किस कौन से टैक्सेस हैं? टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, वो ये लेवी करेगी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को। टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स का क्या मतलब हुआ? टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स वेयर सच सेल और परचेज टेक्स प्लेस इन द इंटरस्टेट इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। अगर कुछ गुड्स
सेल किए जा रहे हैं या परचेज किए जा रहे हैं इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, न्यूज़पेपर को छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर शामिल नहीं है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंटर स्टेट किया जा रहा है, तो फिर वो वाला टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी और दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स कंसाइनमेंट हुआ जा रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसका भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन ये वाला कंसाइनमेंट भी इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के में होना चाहिए। देखिए ये वाला टैक्स भी जो पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट नहीं होगा, उसमें नहीं जाएगा, और ये सीधे स्टेट्स को दे दिया जाएगा जिस स्टेट में वो कलेक्ट किया गया है, जिस स्टेट से वो पैसा जनरेट हुआ है। कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, जिस स्टेट से वो पैसा जनरेट हुआ है वो वहां पे उसको दे दिया जाएगा, उस स्टेट को। अब आ जाते हैं जीएसटी पे, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, आर्टिकल 269A। देखिए जो अभी तो ये आपने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी, फिर पूरा उठा करके दे देगी। इंटर स्टेट कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में है कुछ आइटम्स पे। लेकिन अगर जीएसटी के केस में क्या होगा, जीएसटी के जो भी इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, मतलब कानून बनाएगी, लेवी करेगी और कलेक्ट भी करेगी, और एक निश्चित अनुपात में जो पार्लियामेंट तय करे उस अनुपात में उस पैसे को बढ़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की केवल बात कर रहे हैं, इसमें इंपोर्ट भी शामिल है। पार्लियामेंट कानून बनाएगी कि भाई ये लेवी किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसको फिर एक निश्चित अनुपात में, इस अनुपात में जो पार्लियामेंट बताएगी उस अनुपात में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बढ़ जाएगा। और जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं इसके अलावा अन्य टैक्सेस जो है, जो भी टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियंस एंड द स्टेट, आर्टिकल 270। कौन कौन से टैक्सेस लेवी किए जाएंगे और कलेक्ट किए जाएंगे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा? ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर टू यूनियन लिस्ट। सारी टैक्सेस लेवी किए जाएंगे और कलेक्ट किए जाएंगे यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अगर वो यूनियन लिस्ट में दिया है। किस किस को छोड़ करके? 268, 269, 269A। लेकिन अभी जो हमने 3 एक्सेप्शन देखे, वो वाले 3 एक्सेप्शन छोड़ करके बाकी सारे टैक्सेस लेवी भी किए जाएंगे और कलेक्ट भी किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि यूनियन लिस्ट में मेंशन है। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 2, कुछ टैक्सेस और ड्यूटीज पे सरचार्ज भी लग जाता है, तो अगर सरचार्ज लगा है तो वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, टैक्स करेगी। अगर कोई सेस लगाया गया किसी टैक्स के ऊपर तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी। अच्छा, ये जो टैक्सेस कलेक्ट किया, लेवी किया, कलेक्ट किया, ये भी बटेगा। ठीक है, जीएसटी शामिल है इसमें। तो ये सारे टैक्सेस एक साल में जितने भी लेवी किए, कलेक्ट किए, ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख लेगी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के संग बांटेगी ताकि स्टेट गवर्नमेंट उसको खर्च कर सके। और इसके लिए देखिए फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगी कि इस अनुपात में बांटा जाए, ऐसा ऐसा परसेंटेज में बांटा जाए, और ये प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर निकालेंगे इसके लिए, वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे। और जितना देखिए जितना पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है वो पोर्शन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा। एक लास्ट देख लेते हैं, सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर पर्पसेस ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 271। ठीक है, पार्लियामेंट जब चाहे कोई भी टैक्स और ड्यूटीज जो है वो इंक्रीज कर सकती है, जीएसटी छोड़ करके, जीएसटी शामिल नहीं है। ठीक है, कौन से टैक्स और ड्यूटीज? 269 और 270 में जो दिया हुआ है, 270 में तो यही दिया हुआ था, ये जो भी हम लोग ऊपर वाले टैक्सेस छोड़ करके बाकी सारे टैक्सेस, और 269 देख लीजिए, 269 वही जो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रही है, कलेक्ट कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पास ऑन कर दे रही है। टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स।
ठीक है। इसके ऊपर भी सरचार्ज लगा सकती है पार्लियामेंट। सरचार्ज मतलब एडिशनल टैक्स, जैसे इतना इतना टैक्स हुआ उस लॉ के हिसाब से, उस पर गवर्नमेंट बोल दे, पार्लियामेंट बोल दे कि 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा। तो लेट्स से 1 लाख टैक्स हुआ था, तो उस पर 10%, 10,000 रुपया और देना होगा सरचार्ज, वो भी टैक्स देना होगा। तो ये जो दोनों आइटम हमने पढ़े 269 और 270 वाले, इसमें गवर्नमेंट पार्लियामेंट सरचार्ज लगा सकती है। और इसका जो पूरा जितना भी प्रोसीड्स आएंगे सरचार्ज के, वो पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का होगा, उसमें उसका पार्ट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है। इस अब जैसे ये यूनियन लिस्ट का हो गया, स्टेट लिस्ट में भी तो तमाम टैक्सेस के आइटम दिए गए हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही लेवी किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और अप्रोप्रिएट मतलब खर्च किए जाते हैं। पूरा का पूरा स्टेट लिस्ट वाले टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट ही रखती है। इसमें तमाम आइटम्स हैं, थोड़े बहुत देख लेते हैं। लैंड रेवेन्यू है, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेप्ट इन डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन यूनियन लिस्ट है, सक्सेशन ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, टैक्सेस ऑन पैसेंजर एंड गुड्स कैरीड ऑन इनलैंड वाटरवेज, टैक्सेस ऑन लैंड, इसी तरह बहुत सारे आइटम हैं। ठीक है। तो ये पूरा पूरा स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी और अपने पास ही रख लेगी, उसको खर्च करेगी अपने पास, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के संग बंटवारा नहीं करेगी उसका। अब आ जाते हैं, ये तो टैक्स रेवेन्यूज हो गए। अब पढ़ते हैं इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, कहां से आता है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ से आता है, करेंसी एंड मिंट से आता है, ब्रॉडकास्टिंग से आता है जैसे दूरदर्शन वगैरह, और रेलवे से आता है, ओपीएम मतलब अफीम से आता है, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, बीएसएनएल, एमटीएनएल वगैरह, उससे आता है। इसी तरह स्टेट्स का नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? ये फॉरेस्ट से आता है, इरिगेशन से आता है, कमर्शियल एंटरप्राइजेस से आता है और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग ग्रांट इन एड देखेंगे कि देखिए स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो अपने स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स मेंशन्ड है वो वाले टैक्सेस तो लगाती हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल टैक्सेस लगाती हैं उसमें भी कुछ हिस्सा उनको मिलता है। ठीक है, जो भी हम लोगों ने स्टडी किया। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है उनको फंड्स की कमी पड़ जाए और उनके खर्चे पूरे ना पड़े, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसके लिए आर्टिकल 275 है। तो इन गवर्नमेंट, हम इसको अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। ग्रांट्स टू स्टेट्स इन नीड ऑफ असिस्टेंस, जो स्टेट्स को जरूरत है असिस्टेंस की, हेल्प की, उन स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है क्योंकि उनका रेवेन्यू पूरा नहीं पड़ रहा है। जो स्टेट के पास रेवेन्यू आ रहा है वो पूरा नहीं है उनके खर्चों के लिए, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगी। और इसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है और कानून में डिफाइन करती है कि कितना 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 पैसा किस स्टेट को दिया जाएगा और जिसको पैसे की जरूरत है। ठीक है। और ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाएगा, वहां से निकाला जाएगा। और ये हर स्टेट को बराबर बराबर दिया जाएगा ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग दिया जा सकता है। इसके अलावा एक ग्रांट और होता है, ग्रांट फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया हम लोग जानते हैं, जो कुछ स्पेसिफाइड एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, उनको शेड्यूल्ड एरिया बोलते हैं, तो जो कि काफी बैकवर्ड हैं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रांट दिया जा सकता है। प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो पूरे इंडिया में है, वो उनके वेलफेयर के लिए भी दिया जा सकता है। किसको दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। और ये कैपिटल ग्रांट भी हो सकती है और रेकरिंग सम भी हो सकता है। रेगुलर बेसिस पे उनको दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा स्टेट को? ताकि वो अपनी जो ऐसी स्कीमें जो वो चला रहे हैं डेवलपमेंट की ऐसी स्कीम्स चला रहे हैं, वो उसको फंड कर सकें। किस पर्पज से स्कीम चला रहे हैं? प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दैट स्टेट। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वेलफेयर के लिए वो स्कीम चला रहे हैं। और दूसरा, रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, नॉर्थ ईस्ट के
4 राज्यों में है, डिफाइंड है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का उसको और बेहतर बनाने के लिए और उसको भारत के अन्य हिस्सों के बराबरी पर लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो काफी बैकवर्ड एरियाज है, तो उनको अब भारत के अन्य हिस्सों के बराबरी पर लाने के लिए ये ग्रांट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। इसके अलावा आसाम को भी कुछ स्पेशल ग्रांट मिलती है अलग अलग पर्पस के लिए, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल 282 में दिया हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी अन्य पर्पस के लिए भी ग्रांट दे सकती है। वो पर्पस क्या होगा? पब्लिक पर्पस, जनता की भलाई के लिए कुछ और ग्रांट दे सकती है, किसी स्कूल को या हॉस्पिटल को ग्रांट दे सकती है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जिसके विषय में पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं है कानून बनाने की, तो उस मैटर पर भी ग्रांट दे सकती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फाइनेंस कमीशन, देख लेते हैं आर्टिकल 280। प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल पे, या उससे पहले भी अगर प्रेसिडेंट को जरूरी लगे तो वो कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन होते हैं और 4 दूसरे मेंबर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगी ये पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उसके हिसाब से बताएगी। कैसे सिलेक्शन होगा इन मेंबर्स का, चेयरमैन का, ये भी कानून बनेगा पार्लियामेंट में, उसका वो बताएंगे, उस कानून के हिसाब से करना होगा। ड्यूटीज क्या होंगी फाइनेंस कमीशन की? फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस देना होगा। किस मुद्दे पे? कि जो टैक्सेस कलेक्शन हो रहा है उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे बंटवारा किया जाए, और इसके अलावा जो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है उसमें से कितना हिस्सा स्टेट्स को दे दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा ग्रांट इन एड, किन प्रिंसिपल्स के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे, ठीक है। जो पंचायत हैं राज्यों में, उनको उनकी बेहतरी के लिए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसमें कैसे फंड्स ज्यादा आए पंचायतों की बेहतरी के लिए, उसके संबंध में भी वो रिकमेंडेशंस देंगे। इसी तरह म्यूनिसिपैलिटी की बेहतरी के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में कितना पैसा ज्यादा आए, उसके लिए भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देगा। इसके अलावा कोई अन्य मुद्दा हो जो प्रेसिडेंट रेफर करें उनको कमीशन को, तो वो भी उस पर भी अपना रिकमेंडेशन देंगे। कमीशन का काम के काज कैसे होगा? कमीशन खुद अपना प्रोसीजर डिफाइन करता है। उसके पावर्स क्या होंगे अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करते वक्त, उसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसके तहत उन्हें पावर्स मिलता है। जो रिकमेंडेशंस आती हैं फाइनेंस कमीशन की, आर्टिकल 281 है, उसको सदन के दोनों सदनों के पास प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। इसको प्रेसिडेंट प्रस्तुत कराते हैं, जो भी रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की। अच्छा देखिए, जो राज्य के पास टैक्स लगाने की पावर है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की गई हैं। स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स दिए गए हैं टैक्स वाले, उसमें राज्यों के पास पावर है, लेकिन कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस दे दी गई हैं कि भले राज्यों के पास पावर है टैक्स लगाने की उन आइटम्स पे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स, आर्टिकल 276। देखिए, प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट जो टैक्स है वो इनकम पे टैक्स है, ठीक है। इसके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट को पास पावर है। सॉरी, ये प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट्स पे जो टैक्स है वो इनकम पे टैक्स है। इनकम पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है, लेकिन इस मैटर्स पे स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि वो टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो कानून बनाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर, वो स्टेट की बेहतरी के लिए हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटी की बेहतरी के लिए हो सकता है, बोर्ड, लोकल बोर्ड और लोकल अथॉरिटीज की बेहतरी के लिए होता है। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक व्यक्ति से 2,500 रुपया सालाना से ज्यादा नहीं स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है या कोई अथॉरिटी नहीं ले सकती है। टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट और इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 286।
स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं होती है कि इंटर स्टेट ट्रेड पे टैक्स लगा सके और या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा सकते। तो ट्रेड पे टैक्स लगाने की उनकी पावर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पावर में ये रेस्ट्रिक्शन है कि इंटर स्टेट ट्रेड पे वो टैक्स नहीं लगा सकते और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं लगा सकते। टैक्स ऑन कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 287, आर्टिकल 287, कोई भी राज्य सरकार का कानून, राज्य विधानसभा का कानून वो कंजम्पशन या सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं लगा सकता, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी किसी गवर्नमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई है या किसी अन्य पर्सन द्वारा प्रोड्यूस की गई है। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने पे टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी बेचने पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कब? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या बेची जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंजम्पशन के लिए। ठीक है, सबके लिए नहीं रेस्ट्रिक्शन है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बेची जा रही है या कंज्यूम की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ एनी रेलवे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है। ठीक है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो रेलवे चालित है, या फिर रेलवे कोई कंपनी है जो कि गवर्नमेंट चला रही है, या फिर वो बिजली बेची गई है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेची गई है, या फिर ऐसे ही कोई रेलवे कंपनी को बेची गई है। और वो रेलवे कंपनी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उसको यूज करेगी कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ रेलवे। तो इन केसेस में इलेक्ट्रिसिटी के बेचने पे या कंज्यूम करने पे कोई टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, अन्य केसेस में लगा सकती है। अच्छा, एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन 285। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी यूनियन गवर्नमेंट की है तो वो स्टेट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। उस राज्य के अंदर कोई प्रॉपर्टी अगर यूनियन गवर्नमेंट की है तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस पर कोई टैक्स लगा सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर हो गया। आइए अब इस मैटर में, फाइनेंस से मैटर में कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस देख लेते हैं। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड फॉर बिल्स ऑफ टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, आर्टिकल 274। अगर कोई बिल है या अमेंडमेंट है, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें वो टैक्स लगाया गया है या चेंज किया गया है, और वो टैक्स ऐसा है जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड है। स्टेट्स इंटरेस्टेड है, इसका क्या मतलब होता है अभी हम देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझिए, स्टेट्स इंटरेस्टेड है, स्टेट्स का कोई हिस्सा है उसमें, तो उसमें ऐसा कोई बिल है या बिल में अमेंडमेंट है इसमें टैक्स लगाया जा रहा है कि इसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड है, तो उसमें केस में, या फिर कोई बिल है या अमेंडमेंट है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन चेंज की गई है। ठीक है, या फिर कोई बिल या अमेंडमेंट है वो उन प्रिंसिपल्स को चेंज करता है जिसमें जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे मनी स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, या फिर कोई बिल या अमेंडमेंट है जो कि कुछ सरचार्ज लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किसी टैक्स के ऊपर। ठीक है, वो सभी बिल या अमेंडमेंट किसी भी सदन में, राज्यसभा या राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेने के बाद ही। अभी मैंने डिस्कस किया था टैक्स ऑन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ऐसे टैक्स से जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड है, उसका क्या मतलब होता है। ऐसे टैक्स जिसमें या तो पूरा या एक हिस्सा जो भी कलेक्शन हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, उसमें इसलिए कहेंगे स्टेट्स इंटरेस्टेड है। ठीक है, या फिर अ टैक्स और ड्यूटी बाय रेफरेंस टू द नेट प्रोसीड्स वेयर ऑफ सम्स आर फॉर द टाइम बीइंग पेबल आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू एनी स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी स्टेट को उस टैक्स के नेट प्रोसीड्स का एक हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, अपोर्शनमेंट होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टैक्स गया ही नहीं, सीधे वो पूरा या तो पूरा या उसका एक हिस्सा सीधे स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। इसमें कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कुछ पैसा गया था, उसमें से कुछ पैसा अपोर्शन कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। तो इन दोनों इस टाइप का कुछ है, कोई स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इन टैक्सेस में,
तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही वो बिल या अमेंडमेंट प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी और इनकम है स्टेट की, उसको यूनियन टैक्सेशन से भी मुक्ति मिलेगी। आर्टिकल 289, जो भी प्रॉपर्टी और इनकम है स्टेट गवर्नमेंट की, उसको यूनियन के सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस से मुक्ति रहेगी, उसको नहीं देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। कोई प्रॉपर्टी है या कुछ इनकम है स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगी। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। पार्लियामेंट कानून बना सकती है कि इन मैटर्स में ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई ट्रेड और बिजनेस कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कोई ट्रेड या बिजनेस कर रही है या फिर उससे संबंधित कोई काम कर रही है, तो उसमें ये छूट नहीं मिलेगी। और इस ट्रेड या बिजनेस से संबंधित कोई प्रॉपर्टी उसके पास है, उसी ट्रेड या बिजनेस में वो यूज कर रही है, या उस ट्रेड और बिजनेस से कोई इनकम निकल के आ रही है, तो इन केसेस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेशन से स्टेट गवर्नमेंट को छूट नहीं मिलेगी। नेट प्रोसीड्स, आर्टिकल 279। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? नेट प्रोसीड्स होता है कोई भी टैक्स को जो उसका जो पैसा आया, पूरा पैसा आया, उसमें से आप उसके कलेक्शन का हिस्सा घटा दीजिए। उसके जो उस टैक्स को कलेक्ट करने का खर्चा आया उसको घटा दीजिए, तो वो हो गया नेट प्रोसीड्स। अच्छा, पार्लियामेंट कानून बनाती है किस लिए? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी के लिए। कौन किसकी कस्टडी रखेगा, ठीक है। और इसके लिए ये आर्टिकल 283 है। इन फंड्स में जो पैसे जाएंगे उसके संबंध में कानून बनाती है। इन फंड से जो पैसे निकाले जाएंगे उसके संबंध में कानून बनाती है। द कस्टडी ऑफ पब्लिक मनीज अदर देन दोज क्रेडिटेड टू सच फंड्स रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई पैसा आया, उसकी कस्टडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला, उस पैसे को पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में डालने का, ठीक है, वहां से निकालने का, और इन सभी मैटर्स से कनेक्टेड कोई मैटर हो, तो इन सब विषयों के लिए पार्लियामेंट कानून बना के ऑर्डर देती है। जो ये चीज हम लोगों ने देखा ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सेम प्रोविजन स्टेट लेवल पर भी है। स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा इन सब मैटर्स के लिए। इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट, इन्हीं मैटर्स के लिए जो स्टेट्स के जो 3 फंड है उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। अगर कोई अफसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अफसर है या राज्य गवर्नमेंट का अफसर है, उसके पास कुछ पैसा आता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का पैसा आता है, ठीक है, या फिर कोर्ट है, जो इंडियन टेरिटरी में कोई कोर्ट है, तो वो कोर्ट के पास जो पैसा आता है, वो सब पैसे या तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाएंगे या पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट में जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बोरोइंग पे, ये चैप्टर 2 है, ठीक है। तो बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 292। यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करके वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी रख करके पैसे बोरो कर सकती है। कहां से बोरो कर सकती है? इंडिया के अंदर से भी बोरो कर सकती है, इंडिया के बाहर से भी बोरो कर सकती है, ठीक है। कितना बोरो कर सकती है, इसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उसके हिसाब से बोरो करना होगा। और इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो गारंटी दे सकती है किसी और को कि वो अगर कोई दूसरा लोन ले रहा है तो उसका लोन रिपेमेंट की गारंटी भी दे सकती है, उसकी भी लिमिट पार्लियामेंट कानून बना करके तय करेगी। अच्छा, जो बोरोइंग्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट की, आर्टिकल 293, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का था वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को गिरवी रख करके वो मनी बोरो कर सकती है। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि केवल इंडिया से बोरो करना होगा, इंडिया के बाहर से बोरो नहीं करना होगा। कितना बोरो कर सकती है, इसके लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, उतना बोरो कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट भी गारंटी दे सकती है किसी और के लोन का, उसके लिए भी लिमिट स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगी कानून ला करके।
अच्छा, जो स्टेट गवर्नमेंट लोन लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इसके संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन दे सकती है किसी भी स्टेट को, और या फिर कोई किसी स्टेट ने कहीं और से लोन लिया है तो उसके संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटर बन सकती है, गारंटी दे सकती है कि इसका लोन रिपे होने की गारंटी हम दे रहे हैं। तो ये, लेकिन ये जो लोन स्टेट गवर्नमेंट लेगी ना, वो पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना रखा है, उस कानून के प्रावधानों के तहत लेगी। उसमें कंडीशंस दे रखी हैं कि कितना क्या क्या कंडीशंस पे लेगी, उस कंडीशंस का पालन करते हुए स्टेट गवर्नमेंट लोन ले सकती है। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लोन सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ लोन या उस गवर्नमेंट से पहले की सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ लोन पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया था और वो पेंडिंग है, या फिर कोई ऐसा लोन पेंडिंग है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखा था, स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी गारंटर बनी थी, तो और वो लोन पेंडिंग है, तो उस केस में अब और लोन स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी जब तक कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन न ले ले, उनकी कंसेंट न ले ले। अब फर्दर कोई लोन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये चीज क्लियर है। अगर कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, वो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने रिपे नहीं किया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कहीं और से लोन लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी गारंटर बनी थी, वो लोन पेंडिंग है, तो अब फर्दर कोई लोन लेने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देने से पहले जो भी चाहे कंडीशंस लगा सकती है, जो भी उसको उचित लगे वो कंडीशंस लगा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।